हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले इनसाइट आईएएस के क्विज जो कि हमारे जुलाई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग यहाँ पे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की सेकंड लेसन देखने वाले। फर्स्ट लेसन कल आ चुकी थी, इट मीन्स कि 10 क्वेश्चंस हम लोग कल सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग बाकी के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस मंथ की अगर आप लोग को क्विज सॉल्व करनी है या फिर प्रीवियस क्विज सॉल्व करनी है इसी मंथ की, तो बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज सेशन। अब 11th क्वेश्चन की बात करते हैं क्योंकि ये आज हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है इंटर गवर्नमेंटल सर्विस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस के बारे में। तो आपको करेक्ट बताना है। ये आपको न्यू लग रहा होगा बट ये बिल्कुल भी न्यू नहीं है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको इसके बारे में यहाँ पे करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म जो है वो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विस, ये एक इंटरडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि जो सर्विस और पॉलिसी जो है इसके बीच में जो इंटरफेरेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और जो भी इश्यूज़ यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या फिर इकोसिस्टम सर्विस से रिलेटेड है। सेकंड है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इनके द्वारा सेक्रेटेरिएट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है इनको, यानी कि IPBES को, और इंडिया भी इसका मेंबर है। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ये साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म है जो कि ये बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विस के लिए है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट और इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि ये एक यूनाइटेड नेशन का बॉडी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चंस को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट दी जाती है। ये आपका यूएनईपी है जो कि यहाँ पे सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है। साथ ही इंडिया भी इसका मेंबर है, ये तो ध्यान रखना ही है क्योंकि अगर इंडिया जिसका भी मेंबर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के बारे में करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव एक ग्लोबल अलायंस है गवर्नमेंट का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, सिविल सोसाइटी का, कंजर्वेशन और साइंटिफिक कम्युनिटीज़ का, प्राइवेट सेक्टर्स का, और इसका एम यही है कि साथ आकर यहाँ पे जो टाइगर्स है, वाइल्ड टाइगर्स है, उनको सेव करना है कि उनकी पॉपुलेशन ख़त्म ना हो जाए। सेकंड है कि ये जो इनिशिएटिव है ये सारे जितने भी टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा लिया गया है। थर्ड है कि जो स्कोप है जीटीआई का, इसमें आपका एशियाटिक लायंस भी इंक्लूड है। एंड फोर्थ वन इज़ कि वर्ल्ड बैंक जो है ये फाउंडिंग मेंबर्स है आपकी, फाउंडिंग पार्टनर्स है जीटीआई का। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट एंड फोर्थ। सो आपको करेक्ट बताना है कि कौन सी करेक्ट है। देखिए कुछ स्टेटमेंट में आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो। अगर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के बारे में नहीं पता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इतना अगर लंबा चौड़ा दिया रहता है ना, तो उससे आपको समझ जाना कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी के बारे में अगर डिफाइन किया जा रहा है और वो इतना लंबा चौड़ा है तो वो 99% रॉन्ग नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी टाइगर रेंज कंट्रीज़ है, आई थिंक 13 कंट्रीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिसमें कि टाइगर पाए जाते हैं, तो उन सबके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। नो डाउट इट इज़ करेक्ट। बट थर्ड स्टेटमेंट यहाँ थोड़ी सी सोचने वाली थी कि एसेटिक लाइन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइगर के बारे में बात हो रहा है तो फिर एसेटिक लाइन को क्यों इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप लोग देखिए कुछ भी थोड़ा बहुत होता है इस तरीके के आपके इनिशिएटिव में, बट इट इज़ स्पेशली फॉर द टाइगर इनिशिएटिव है, तो यहाँ पे एशियाटिक लाइन को तो इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, थर्ड आप लोग रिमूव कर दो। और सेकंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो सेकंड अगर आप लोग को जैसे पता चल गया तो आपका आंसर यहाँ पे निकल गया, दैट इज़ बी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। ग्लोबल अलायंस यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी है, सबको यहाँ पे साथ आकर जो है टाइगर को सेव करना है। फाउंडिंग मेंबर इसका कौन है? तो वर्ल्ड बैंक है, और यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी भी है, साथ ही साथ यहाँ पे स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन भी है, सेव द टाइगर फंड है, इंटरनेशनल टाइगर कोलिशंस है। तो ये सारे हैं। इसमें आपको 13 कंट्रीज़ जो टाइगर कंट्रीज़ है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो इसमें पार्टनरशिप आपके कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर में। यहाँ पे आपका कुछ स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बताना है। एंड ऑल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड विद द वेटलैंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वेटलैंड एक लैंड एरिया होता है जिसमें कि आपको वाटर देखने को मिलेगा, या तो उसमें परमानेंट वाटर होता है या तो किसी सीजन में वाटर होता है, और इसमें आपका डिस्टिंक्ट एक इकोसिस्टम का ये कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड है कि इंडिया में वेटलैंड जो है ये आपका वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2017 के तहत इसको जो है आपका रेगुलेट किया जाता है।
थर्ड है कि नेशनल वेटलैंड कमेटी जो है उनके द्वारा बाइंडिंग एडवाइस दिया जाता है गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पे क्या क्या पॉलिसीज़ लेकर आए, क्या मेजर्स लेकर आए जिसके थ्रू वेटलैंड को कंजर्व कर सके और मैनेज कर सके। सो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सी है ये आपको बतानी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आप लोग को ये सोचना है कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है नेशनल वेटलैंड कमेटी है, क्या ये बाइंडिंग एडवाइस हो सकती है? कभी भी कोई कमेटी आपकी बाइंडिंग होती है क्या? इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग को एक होता है ना कि थोड़ा लॉजिक तो आप लोग को क्रिएट करना होगा, थोड़ा अपना आईक्यू लगाना होगा कि कोई भी कमेटी का क्या मतलब होता है कि वो रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को, वो कोई बाइंडिंग एडवाइस कभी नहीं दे सकती। तो इस बेसिस पे थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो इनकरेक्ट हो गया, और जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट आप एक्सक्लूड करते हो आपके पास आंसर आ जाता है जो कि ए स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन है। ठीक है, नेशनल वेटलैंड कमेटी जो है ना एडवाइस है, नॉट बाइंडिंग है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पे आपका टाइगर रिजर्व्स है? आसाम, नागालैंड, इंटरेस्टिंग है, आपको नया पता चलेगा इसमें, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, अब स्टेट यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन सब में है, इट मीन्स कि आसाम में तो है ही टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे आप लोग देखो कि फोर्थ ऑप्शन भी सब में है, इट मीन्स कि मिजोरम में भी है, और आपको थर्ड ऑप्शन भी सब में देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, यस, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में तो है ही, मिजोरम में है, आसाम में है और अरुणाचल प्रदेश में। बात आपका होता है नागालैंड और मणिपुर को लेकर, तो इसमें आप लोग थोड़ा फंस सकते हो। इस तरीके की क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होती है, एंड आई एम डैम श्योर कि 99% आप लोग में से इनकरेक्ट ही इसको करोगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यस। यहाँ पे सिर्फ आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जो कि सिर्फ 3 नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यहाँ पे स्टेट है जिसमें कि आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे आपसे पैट स्कीम के बारे में है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। करेक्ट आपको बताना है। पैट स्कीम की बात करूँ तो ये नीति आयोग का स्कीम है। सेकंड है कि पैट स्कीम जो है इसका एम है कि एनर्जी कंजप्शन को कम करना है और इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, साथ ही यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में। थर्ड है कि नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये वन ऑफ द 8 नेशनल मिशन है जो कि आपका यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के अंदर में ये आता है कि नहीं, ये नीति आयोग का प्रोग्राम है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, और जैसे ही आपका ये इनकरेक्ट हो गया आपके पास आंसर आ गया जो कि सी है। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, और यूपीएससी भी इस तरीके का क्वेश्चन जरूर फेंकती है आपके पास कि आप बस एक दो स्टेटमेंट से ही ना ये पकड़ पाओ कि वो पूरे क्वेश्चंस जो है, कुछ टफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप देखोगे ना और आपको लगेगा कि ना बाबा ना, ये क्वेश्चंस तो मेरे से सॉल्व नहीं होगा। बट आप लोग पेशेंस रख के उस क्वेश्चंस को पढ़ने का बस आप लोग कोशिश कीजिएगा। जब आप पढ़ोगे ना तो स्टेटमेंट में इतने सिली से स्टेटमेंट दिए रहते हैं, जस्ट वो आपके अटेंशन और आपके आईक्यू को चेक करते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस पढ़ते टाइम कितना ज़्यादा अटेंटिव है। उसको आप लोग कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट होगा कि आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे, जैसे ही एलिमिनेट करोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे पैट स्कीम है जो कि आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया है बीडब्ल्यू के द्वारा, इट मीन्स कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि एनर्जी कंजप्शन को कम करने के लिए है और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है। यहाँ पे जो ओवरऑल टारगेट ये है कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो टारगेट यहाँ पे अचीव किया जाता है तो इसमें आपका एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, ये वन ऑफ द 8 नेशनल मिशन है जो कि आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2008 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कोल बेड मीथेन के बारे में आपको पता चलेगा कि कोल बेड मीथेन होता क्या है। फर्स्ट है कि कोल बेड मीथेन जो है ये सेल गैस जैसा होता है जिसको डायरेक्टली आप लोग पत्थर से ही आप ये एक्सट्रैक्ट करते हो और ये गैसेस का सोर्स होता है। कोल बेड जो मीथेन है इसको यूज़ किया जा सकता है पावर जनरेशन में, जैसे कि आपका सीएनजी होता है, ऑटो फ्यूल, और या तो फीड स्टॉक जो कि फर्टिलाइजर के लिए। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो बात करूँ तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। कोल बेड मीथेन के बारे में देखते हैं। ये सेल गैस ही जैसा होता है। सेल गैस आप लोगों को पता है कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर जो है ना गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो बस यही है, इसको अनकन्वेंशनल गैस रिजर्वायर भी कहते हैं, जो कि डायरेक्टली हम लोग पत्थर से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो मीथेन है ये अंडरग्राउंड होता है विद इन द कोल, और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जब कोल स्टीम को आपका ड्रिल करके जो है ना इस तरीके से मीथेन को जो है आपका यहाँ पे आप देखोगे कि ग्राउंड वाटर को रिमूव किया जाता है और फिर उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा देखें तो इनका कहना है कि कोल बेड मीथेन जो है ना
इसको पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, सीएनजी के लिए भी यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ फीड स्टॉक जो फर्टिलाइज़र के लिए होता है, इंडस्ट्रियल यूजेस भी देखने को मिलता है, सीमेंट प्रोडक्शन में, रोलिंग मिल्स में, स्टील प्लांट में और मिथेनॉल प्रोडक्शन में। तो ये सारी जगहों पे आपका इस्तेमाल होता है। तो प्लीज़ याद रखिएगा कोल, बेड, मीथेन, क्योंकि कोल हमेशा हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, चाहे वो पिटकॉक हो या फिर आपका कोल हो या फिर जो हम लोग इम्पोर्ट कोल करते हैं, हर बार आप लोग को जो है ना कोल के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही। कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, यहाँ पे जॉम्बीज फायर के बारे में है। लास्ट लेसन पे हम लोग कुछ जॉम्बीज भी डिस्कस किए थे, फिर अगेन ये आ गया जॉम्बी फायर। तो इस बार जॉम्बी वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि जॉम्बी फायर जो है एक तरीके का आग है जो कि आपके अंडरग्राउंड लगता है, यानी कि धरती के अंदर लगता है, उसके बाद धीरे धीरे ये जो है आपके सरफेस में आता है कुछ समय के बाद। सेकेंड है कि यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्गेनिक सॉइल में भी ये बहुत हद तक अंदर चला जाता है, जिसको पीटलैंड जैसे पीटलैंड है। थर्ड है कि यहाँ पे एविडेंस है जॉम्बीज फायर्स का, जो कि आपका आर्कटिक एरिया में भी देखने को मिला है। तो करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर करेक्ट बात करूँ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ है और यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जॉम्बी फायर्स, जॉम्बीज़ का कहने का मतलब ये है कि जो आपको नहीं दिखता है लेकिन अचानक से आपके सामने आ जाए और आपको रीज़न भी नहीं पता चले कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये आग जो है आप देखो कि अंदर ही अंदर लगते गया और कुछ समय के बाद ये आपके सरफेस में आ गया, अर्थ सरफेस में, लेकिन रीज़न पता नहीं चल रहा। टेम्परेचर बहुत कूल है बट फिर भी आपका जो है आग लग गया, और ऐसा देखने को मिला है आर्कटिक रीजन में। तो आप समझ सकते हो जब आर्कटिक रीजन में बर्फ़ वाले एरिया में भी इस तरीके का आग लगते रहे तो उसको जॉम्बीज फायर नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, मैराइन हीट वेव्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मैराइन हीट वेव्स जो है ये सिर्फ आपका समर में होता है, ना कि आपके विंटर सीजन में होता है। सेकंड है कि ये आपका इक्वेटोरियल रीजन में भी देखने को मिलेगा, हायर लैटिट्यूड में भी देखने को मिलेगा। थर्ड है कि इन लेनो जो है ये इससे क्या होता है कि मैराइन हीट वेव्स होता है। तो आपको करेक्ट बताना है, थोड़ा सा सोचिए, ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, आप लोग इससे आंसर निकाल ही लोगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में आप लोग देखिए कि ऑनली आ गया, थोड़ा बहुत ऑनली वर्ड आ जाता है तो 90% वो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाते हैं, बट फिर भी यहाँ पे देखिए कि क्या मैराइन हीट वेव्स आपका ठंड में नहीं आता और सिर्फ आपका समर में ही आता, सिर्फ समर में, और कोई सीज़न नहीं है। स्प्रिंग सीज़न हो गया और कोई सीज़न ही, ऑटम सीज़न, सिर्फ समर में ही आता है। तो ये थोड़ा सोचने वाला बात हो गया, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है कि मैराइन हीट वेव्स जो है इक्वेटोरियल रीजन में और हायर लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा। और यस, इल निनो से आप लोग को पता है कि हमारे कंट्री में जो है बारिश जो होती है, वर्षा जो होती है वो कम होती है, तो इससे हीट वेव्स जो है वो हो सकता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हो गया। आइए देख लेते हैं। हीट वेव्स जो है वो ओशन में होता है और इसको हम लोग मैराइन हीट वेव्स कहते हैं। साथ ही ये जो मैराइन हीट वेव्स है ये तब होता है जब ओशन टेम्परेचर एक्सट्रीमली गर्म हो जाए, यानी कि गर्म हो जाए एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम में, और इसका मैराइन इकोसिस्टम और इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो, तभी इसको कहते हैं। मैराइन हीट वेव्स जो है वो समर और विंटर दोनों टाइम में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एल नीनो जो है इससे आपका जो है मैराइन हीट वेव्स और ज़्यादा बढ़ता है। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, रेड प्लस के बारे में है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रेड स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग इमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ये जो रेड प्लस है ये एक मैकेनिज्म है जो कि आपका यहाँ पे यूनाइटेड नेशन FCCC के द्वारा डेवलप किया गया था। सेकेंड है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनके द्वारा रिजल्ट बेस्ड जो पेमेंट है वो यहाँ पे रिसीव किया गया है, वो भी रिजल्ट बेस्ड एक्शन के लिए। थर्ड है कि रेड प्लस जो है ये मेनली फोकस करता है कि फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को कैसे कंजर्व करना है, सस्टेनेबल मैनेज करना है जंगलों को, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है उसको कैसे इन्हांस करना है। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। पहले रेड आया था, यानी कि रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई होती है उससे इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो ये नहीं, इसको घटना है। और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है तो भी आपका जो है इमिशन बढ़ता है, उसको भी घटाना है। तो यहाँ पे रेड प्लस है जो कि यूनाइटेड नेशन FCCC के थ्रू ही इसको लाया गया है। यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिसमें कि आपका रिजल्ट बेस्ड जो एक्शन है उसी का यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेनली यहाँ पे फोकस किया जाता है फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक का और साथ ही साथ फॉरेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, टी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपकी जो डिटेल है जो मैं बताई हूँ वही है। युगांडा यहाँ पे फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जिनके द्वारा यहाँ पे रिजल्ट आपका सबमिट किया गया है, वो भी रेड प्लस में, इसलिए ये वापस से न्यूज़ में आ गया है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेड प्लस एंड यूनाइटेड नेशन की रेड प्रोग्राम। तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए थोड़ा देख लेते हैं।
रेड प्लस की बात करें तो ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सॉल्यूशंस है जो कि यहाँ पे डेवलप किया गया है आपका यूनाइटेड नेशन FCCC के द्वारा। रेड प्लस जो है इंसेंटिवाइज करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो अपने फॉरेस्ट को जो है स्टैंडिंग ही रखे, यानी कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होने दे, इसके लिए इंसेंटिवाइज भी किया जाता है। अगर यूनाइटेड नेशन का रेड प्रोग्राम देखें तो इसमें आपके कंट्रीज़ है जो कि उनको यहाँ पे उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो भी यहाँ पे ज़रूरत है यूनाइटेड नेशन FCCC की जो रेड प्लस रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे आपका दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन का रेड प्रोग्राम जो है ये नेशनली लीड जो रेड प्लस है उसको यहाँ पे सपोर्ट करता है, और इन्फॉर्म्ड और मीनिंगफुल जो इन्वॉल्वमेंट है सारे स्टेक होल्डर का, जैसे वहाँ किसी कंट्रीज़ के कॉमन पीपल का या फिर दूसरे फॉरेस्ट डिपेंडेंट आपकी कम्युनिटीज़ का, तो उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। ओके, तो ये यूनाइटेड नेशन का आपका जो रेड प्लस और रेड प्रोग्राम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू द 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी और फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ये आपका इनिशिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर UNDP या फिर FAO। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो है बी, इट मीन्स की वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हो जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2019 में, जिसमें कि आपका जो है ना सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी की बात करें तो ये भी वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है। इसमें रेडीनेस फंड को यहाँ पे कंसिस्ट किया गया है और कार्बन फंड को भी, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कल देखेंगे यूनाइटेड नेशन रेड प्रोग्राम के बारे में। तो दोनों प्रोग्राम के बारे में, रेड प्लस और रेड के प्रोग्राम के बारे में अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चन यहीं पे रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आपको लाइक करना है। आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स आए इसको मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, और साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।